नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी की किताबें किस तरह से पढ़ें कि दोस्तों आपके एग्जाम में अच्छे तरीके से आप लोग परफॉर्म कर सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं वो स्कूल स्टूडेंट के बेस से लिखी जाती हैं। जैसे कि दोस्तों 6 क्लास से लेकर +2 क्लास तक एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जितने भी यूपीएससी के टॉपर होते हैं वो सारे आप लोगों को एनसीईआरटी किताबें पढ़ने के लिए रिकमेंड करते हैं। और खास तौर पर मैं भी एनसीईआरटी किताबों को पढ़ने के लिए आपको रिकमेंड करता हूं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे आपका बेसिक जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। और जब आप लोग स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाते हैं दोस्तों, उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, एनसीईआरटी किताबों की खासियत क्या है? जैसे कि इसमें डायग्राम दिया होता है, इसमें भाषा जो होती है वो बिल्कुल आसान होती है। और दोस्तों, ये जो किताबें लिखी जाती हैं वो एक राइटर के द्वारा नहीं लिखी जाती है, बहुत सारे राइटरों के माध्यम से उसका विश्लेषण करके साइंटिफिक तौर पर ये किताबें जो है लिखी जाती हैं। और ये गवर्नमेंट की किताबें होती हैं तो इनको ज्यादा जो तवज्जो दी जाती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि आपने एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं वो किस तरह से पढ़नी है, क्योंकि ये स्कूल के पर्सपेक्टिव से लिखी जाती हैं। और दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें चीजों को आप लोगों को छांटना पड़ता है कि कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एनसीईआरटी किताबें पढ़ने से पहले जब भी आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप लोग आजकल देखें, चाहे वो क्लर्क लेवल का एग्जाम हो या फिर आपका यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो, तो दोस्तों वहां पे भी एनसीईआरटी की किताबों का रोल जो वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको एक बार जरूर रीड करना है। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे हिस्ट्री की बुक को लेने जा रहा हूं। जैसे इस बुक का नाम है हमारे अतीत और इसमें चैप्टर नंबर 1 लिखा गया। और इसमें चैप्टर में क्या लिखा है, क्या, कब, कहां और कैसे। तो इसमें आपके पास पहले जो प्रश्न लिखे गए हैं दोस्तों, यहां पे देखिए, यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं कि रशीदा का सवाल। तो दोस्तों, इसे रीड करने की आप एक बार तो आप लोग इसे रीड कर सकते हैं, लेकिन आपने इसके नोट्स कैसे बनाने हैं वो यहां पे आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा कि आप लोगों ने इसके नोट्स जो है किस तरह से बनाने हैं। दोस्तों, कैसे पता लगाएं ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। दोस्तों, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाने हैं। ये सिर्फ आप लोगों को, जैसे कोई भी फिल्म स्टार्ट होती है उससे पहले उसका बैकग्राउंड बता दिया जाता है। जैसे दोस्तों, आजकल आप जानते हैं कि जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है उससे पहले उसका ट्रेलर टीजर जो है वो रिलीज किया जाता है ताकि आपको फिल्म के बारे में पता चल सके। इसी प्रकार से एनसीईआरटी की किताबें जो होती हैं वो आपको बैकग्राउंड बताती है कि आपने उस चीज को किस तरह से जो वो हैंडल करना है। ये आपके लिए जो दोस्तों, जो आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये रिटन प्रैक्टिस के लिए भी काफी अच्छी रहती है। दोस्तों, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, मैं पूरा इसका पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो फिर काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे। तो इन चीजों को आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाना है। जब आप लोग देखेंगे दोस्तों, जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो फिर उसमें आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आप देखेंगे कि कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। कौन सी नदी? जैसे दोस्तों यहाँ पे नर्मदा नदी है। और फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये जो नर्मदा नदी लिखी हुई है इसे आप लोगों ने भारत के मैप में देखना है। और आरंभिक लोगों में से कुछ लोग कुशल संग्राहक थे। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ लाइनें जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन जब आपने इसके नोट्स बनाने हैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बनाने हैं। आप लोगों ने इसके नोट्स जो है वो लॉन्ग टर्म में नहीं बनाने हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके डायग्राम भी दिए गए हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप लोग डायग्राम में जाएंगे तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां, और यहाँ पे सिंधु नदी दिख रही है। दोस्तों, इस तरह से जब आप इन डायग्राम्स को देखेंगे आपको पता चलेगा, आपका जो सोचने का नजरिया होगा वो काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा। और अब आपके अभी तक आपने इसमें कुछ भी जो नोट नहीं किया है, लेकिन सिर्फ आपने मैप को देखा है। और इसी के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो दोस्तों, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, यहां पे आपका ये नोट्स बन सकता है कि 8000 साल पहले जो स्त्री थे और पुरुष थे उन्होंने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी, गेहूं और जौ की फसल। तो यहां पे आप लोग नोट्स इसका बना सकते हैं। फिर उन्होंने कुछ पशुओं को पाला भी था, वो क्या थे, भेड़, बकरी और गाय। इसका भी नोट्स बन सकता है। और उसमें लोग जो थे वो गांवों में रहते थे, विलेज में रहते थे। फिर यहाँ पे आप लोग इसे विंध्य की पहाड़ियां जो अब वो कहाँ पे पता करेंगे, वो मैप में पता करेंगे। और कुछ अन्य क्षेत्र यहाँ पे कृषि का विकास हुआ था। तो सबसे पहले किसको उपजाया गया था, चावल को। तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आपने किस तरह के नोट्स बनाने हैं। और इसमें विंध्य स्थित उत्तर में स्थित है। तो फिर डायग्राम में देखेंगे आप लोग, डायग्राम में किस तरह से दिया गया है। तो बिंदी की पहाड़ियां आप लोग देख सकते हैं कि बिंदी की पहाड़ियां कौन कौन सी हैं।
तो बिंदी की पहाड़ियाँ आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से जब आप लोग दोस्तों पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से एनसीईआरटी बुक्स से फ़ायदा होगा। फिर आप लोग देखेंगे दोस्तों सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाएं। तो यहाँ पे आप लोग जाएंगे, सबसे पहले सिंधु नदी कहाँ पे है, सिंधु नदी आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है और इसमें इसकी जो सहायक नदी है ये भी आपके पास यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे कि झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी और ब्यास नदी। तो इसका आप लोग चाहे तो छोटा सा डायग्राम जो आप बना सकते हैं इस तरह से और इनका नाम खुद लिखेंगे। तो दोस्तों इससे क्या फायदा होगा कि आपको ये चीज़ें जो आप रिटेन हो जाएंगी, लंबे समय तक आप लोगों को याद रहेंगी। फिर आप लोगों ने क्या करना है, जब यहाँ पे आप पहुंचे, इसकी सहायक नदियां उन्हें कहते हैं। सहायक नदियां क्या होती है अभी दोस्तों यहाँ पे इसका नोट्स बन सकता है। सहायक नदी किसे कहा जाता है, जो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फुले और गांव में सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तट इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2025 में हुआ। 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो नगरों का विकास हुआ था वो 2500 वर्ष में हुआ था। इसके नोट्स आप लोग बना सकते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, तो ये भी आप लोग जो मैप में देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राचीन काल में मगध वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो बिहार है इसे प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है, मगध। तो दोस्तों अगर आप लोग स्टैंडर्ड बुक्स में जाएंगे तो शायद ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ना मिले, लेकिन जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास मिल जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये भी प्रश्न काफी बार ऐसे पूछा जाता है कि दक्षिण एशियाई, दोस्तों दक्षिण एशियाई क्या है, अब यहाँ पे आपके ये नोट्स बन सकते हैं। दक्षिण एशियाई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दक्षिण एशिया की जो बात हो रही है इसमें आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाया गया है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया में समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बंटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि उपमहाद्वीप क्या है। तो उपमहाद्वीप में आप लोगों को पता है कि ये एक द्वीप से छोटा है, तो इसके नोट्स बन सकते हैं। तो इस तरह से जब आप लोग इन किताबों को पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा। और कुछ चीजें इसमें छोड़ने वाली भी हैं जो आप लोगों को नहीं पढ़नी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि देश के नाम, अपने देश के लिए हम लोग प्राय इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, इंडिया शब्द जो है वो, इंडिया शब्द इंडस से निकला जो संस्कृत में सिंधु, तो इसका आप लोग नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि ईरान और यूनान का पता लगाओ, तो ये भी आप लोग मैप में देखेंगे। दोस्तों मैपिंग हिस्ट्री भी अगर आप लोग मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु, हिंदोस, इंदोस इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। तो यहां से आप लोगों के पास जो है वो इंफॉर्मेशन आ चुकी है, इसके आप लोग नोट्स बना सकते हैं। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया। दोस्तों भारत नाम जो था वो उत्तर और पश्चिम में जो लोग रहते थे उनके ग्रुप के लिए किया गया था। और इसका उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी जो कृति है ऋग्वेद, उसमें भी इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इस तरह से जब आप नोट्स बनाएंगे, आप लोग इस तरह से एनसीईआरटी किताबों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों अगर बात करें, जैसे यहाँ पे मैं सीधा आप लोगों को देख रहा हूँ, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन मेन्यू जिसका अर्थ हाथ से निकला गया। दोस्तों ये डायरेक्ट प्रश्न जो था वो एचपी टेट के एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें पांडुलिपि का मतलब पूछा गया था। तो पांडुलिपि का जो मतलब है वो मैन्युस्क्रिप्ट होता है, मेनू का मतलब जिसमें क्या होता है कि हाथ है और से निकला गया है। तो ये दोस्तों आप लोग इस तरह से इन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको फायदा होने वाला है। लेकिन दोस्तों इसके नोट्स बना सकते हैं आप लोग, अगर आपके पास समय है तो बहुत अच्छे से आप लोग इन किताबों को पढ़ सकते हैं। डायग्राम भी दिए गए होते हैं जिससे कि आपकी जो समझ होती है दोस्तों वो बढ़ जाती है। और फिर दोस्तों तिथियों के बारे में बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा कि 2000 साल पहले जो आप लोग जैसे 2022 लिखते हैं, 2021 लिखते हैं, तो वो क्यों लिखा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उनके जन्म स्थान से ही इस वर्ष को जो वो काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो बुक्स में लिखी गई होती हैं, तो उन चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और वहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे थे। इसके बाद जब आप लोग लेसन को रीड कर लेते हैं तो इसमें कुछ शब्द दिए गए होते हैं, जैसे इसमें यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्त्रोत, अज्ञात लिपि, अर्थ निकालना, तो इससे आपकी रिविजन हो जाती है। और जैसे यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, कृषि का आरंभ कब हुआ था, 8000 साल पहले। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रथम नगर थे वो 4700। इस तरह से आप लोग शॉर्ट नोट्स वो बना सकते हैं। और इसमें दोस्तों या फिर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं। इसके बाद आप लोग चाहें, अगर आप लोग अच्छे से समझ बनाना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि आपने कौन से पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो इसमें लास्ट के प्रश्न दिए गए होते हैं एक बार आप उनको रीड करके फिर इन किताब को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।